हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन सर में। तो फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सीआरपीसी दैट मीन दंड प्रक्रिया संहिता के चैप्टर 3 के बारे में। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हमने डेफिनेशंस वगैरह देखी थी सेक्शन 2 में। उसके बाद हमने देखा था दंड न्यायालयों के वर्ग कौन कौन से हैं, कौन से न्यायालय की दंड दे सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखा था। और उसके बाद यदि आपको देखना है जैसे समन और वारंट में अंतर देखना है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में अंतर देखना है, डिफरेंस देखना है, तो ये हमने अलग से इसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 3 के बारे में, जो बात करता है न्यायालयों की शक्ति के बारे में, कि कौन से न्यायालय की क्या शक्ति होगी, कौन से न्यायालय के द्वारा कौन से अपराध विचारणीय होंगे, ठीक है। आईपीसी में जो अपराध बताए गए हैं वो कौन से न्यायालय के द्वारा विचारण उसका किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। ये सारी चीज़ें बताया गया आपको चैप्टर 3 में, जो सेक्शन 26 से लेकर 35 तक में बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बात करें हम चैप्टर 3 की, यहाँ पे क्या बताया गया है, न्यायालयों की शक्ति, पावर्स ऑफ कोर्ट, जो सेक्शन 26 से 35 तक में बताया गया है। तो सेक्शन 26 क्या कहता है, न्यायालय जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है। तो इस संहिता के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है, अन्य जो उपबंध बताए गए हैं उसके अधीन रहते हुए भारतीय दंड संहिता 1860 के अधीन किसी अपराध का विचारण, जो भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी में जो अपराध बताए गए हैं उस अपराध का विचारण किसके द्वारा किया जा सकता है, उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात हाई कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है, या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है, या किसी अन्य ऐसे न्यायालय द्वारा भी किया जा सकता है जिसके द्वारा उसका विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित किया गया है। अब हम यहाँ पे सीआरपीसी के लास्ट में देखेंगे प्रथम अनुसूची, वहाँ पर जो आईपीसी के अपराध बताए गए हैं वहाँ पे बताया गया है कि कौन सा अपराध किस न्यायालय के द्वारा विचारणीय होगा, ट्रायल किया जाए, किस न्यायालय के द्वारा वहाँ पे उसका उस अपराध का ट्रायल किया जाएगा, मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा, सेशन न्यायालय के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है। यदि ऐसा नहीं है तो वहाँ पर या तो जो मामला है उच्च न्यायालय के द्वारा विचारणीय होगा या फिर सेशन न्यायालय के द्वारा उसको ट्रायल किया जा सकता है। ये तो हो गया भारतीय दंड संहिता के अपराध के बारे में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुए थे, संशोधन हुआ था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक प्रोवाइजर जोड़ा गया था, और एक प्रोवाइजर जोड़ा गया था 2008 में, और इन्फोर्समेंट डेट क्या है, लागू होने की तिथि क्या है, 31/12/2009। यहाँ पे बताया गया कि परंतु यह भारतीय दंड संहिता की धारा 376 का खा गा घा ये जितने भी सेक्शन लिखे गए वो रेप से रिलेटेड मामले हैं, ठीक है ना, बलात्कार से रिलेटेड यहाँ पे सारे अपराध बताए गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि इसके अंतर्गत किसी अपराध का विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी पीठासीन अधिकारी कोई महिला हो, ठीक है। यदि मान ली यहाँ पे ऐसा बताया गया है, प्रोवाइजर जोड़ा गया है कि यदि रेप से रिलेटेड मामले हैं तो यहाँ पर उस न्यायालय के द्वारा ऐसे अपराध का विचारण किया जाएगा जहाँ पर जो जज है वो महिला हो, ठीक है ना, इसके पीठासीन अधिकारी को कौन हो, कोई महिला हो, ऐसे न्यायालय के द्वारा ऐसे अपराध का विचारण किया जाएगा। उसके बाद ये तो हो गया ए नंबर, ठीक है ना। बी नंबर यहाँ पे क्या बताया गया है कि किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध का विचारण, जब उस विधि में कोई न्यायालय उल्लिखित है तब उस न्यायालय द्वारा किया जाएगा, और जब कोई न्यायालय उल्लिखित नहीं है तब उच्च न्यायालय या जिसके द्वारा विचारणीय होना प्रथम अनुसूची में दर्शित है उसके द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए किसी एक्ट में ऐसा बता दिया गया है, स्पेसिफाइड है कि वहाँ पर जो अपराध है वो किसी स्पेशल कोर्ट के द्वारा किया जाएगा, ठीक है ना, या फिर वहाँ पर किसी ऐसे न्यायालय का नाम लिखा है कि इस न्यायालय के द्वारा यहाँ पर विचारणीय, जैसे मान लीजिए वहाँ पर लिखा है सेशन न्यायालय के द्वारा, तो सेशन न्यायालय के द्वारा ही उस अपराध को ट्रायल किया जाएगा, वहाँ पर जो ट्रायल होगा, विचारण होगा, वो उसी सेशन न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और यदि मान लीजिए उस विधि में अन्य जो विधि है उसमें कोई ऐसा कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं दिया गया है ट्रायल का, तो वहाँ पर
किसके द्वारा किया जाएगा, या तो हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा या फिर ऐसे न्यायालय के द्वारा उस केस का विचारण किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा जो प्रथम अनुसूची में दर्शित है। प्रथम अनुसूची किसकी, दंड प्रक्रिया संहिता अर्थात सीआरपीसी के जो प्रथम अनुसूची दी है उसमें बताया गया है। ठीक है, जो जिसके द्वारा बताया गया है कि ये अपराध इस न्यायालय के द्वारा विचारणीय होगा, तो वहाँ पर प्रथम अनुसूची के अकॉर्डिंग उसका ट्रायल किया जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद सेक्शन 26 तो हो गया। ठीक है, सेक्शन 27 क्या बात करता है, किशोरों के मामले में अधिकारिता। अब जो किशोर होते, किशोर यहाँ पे कौन कहलाएगा, सेक्शन 27 में जो 16 वर्ष तक के बच्चे हैं, ठीक है, 16 वर्ष या उससे कम के बच्चे हैं, तो वहाँ पर उनको किशोर माना गया है सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग। तो किसी ऐसे अपराध का विचारण जो मृत्यु, आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जिसकी आयु उस तारीख को जब वह न्यायालय के समक्ष हाजिर हो या लाया जाए 16 वर्ष से कम है, तब उसका विचारण। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पेशल बता दिया गया है कि यदि कोई किशोर है जो 16 वर्ष या उससे कम का है, और ये 16 वर्ष कब से देखा जाएगा, उस तारीख से देखा जाएगा जब उसे कोर्ट के समक्ष लाया जाता है। ठीक है, या फिर वह कोर्ट के समक्ष हाजिर होता है, तब उसको देखा जाएगा कि वह 16 वर्ष का या उससे कम का है। तो वहाँ पर ऐसे अपराध का विचारण जो 16 वर्ष या उससे कम के बालक के द्वारा किया गया, किशोर के द्वारा किया गया है, उसका विचारण किसके द्वारा किया जाएगा यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो अपराध है वो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है तो नॉर्मल यहाँ पे उसकी प्रोसीडिंग चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये मृत्यु आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, तब यहाँ पर बताया गया है कि यदि 16 वर्ष से कम आयु का बालक है तो उसके द्वारा जो अपराध किया गया उसका विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है या फिर किसी ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसे बालक अधिनियम 1960 में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बालक अधिनियम 1960 देखेंगे तो वहाँ पर यदि किसी न्यायालय को स्पेसिफाइड किया गया है तो वहाँ पर उस न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, या फिर किशोर अपराधियों के उपचार, प्रशिक्षण और पुनर्वास के लिए उपबंध करने वाले किसी अन्य विधि के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया। यदि मान लीजिए किसी किशोर अपराधियों के लिए कोई ऐसा अन्य विधि बताया गया है जिसमें विशेष रूप से ऐसा किसी न्यायालय को सशक्त किया गया, अथॉराइज किया गया है कि उस जो बालक के द्वारा अपराध किया गया है उसका विचारण किसी स्पेसिफाइड न्यायालय के द्वारा किया जाएगा, तो वहाँ पर इस किशोर जो भी अन्य विधि है तो वहाँ पर उसके द्वारा इसका विचारण किया जाएगा। तो यहाँ पर मेन क्या है कि जो किशोर है वो 16 वर्ष या उससे कम का हो, और यह तारीख कब से देखी जाएगी, जब न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या फिर उसको लाया जाता है। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई अपराध है तब वहाँ पर ये सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग इसकी प्रोसीडिंग चलेगी। उसके बाद सेक्शन 28 क्या कहता है कि दंडादेश जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे। तो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश क्या दंडादेश दे सकते हैं, तो उच्च न्यायालय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकता है, अर्थात विधि के द्वारा जो भी दंड बताया गया है उच्च न्यायालय उसमें से किसी भी प्रकार का दंड दे सकता है, चाहे मृत्यु दंड हो, आजीवन कारावास हो, ठीक है, किसी भी प्रकार का। उसी प्रकार से सेशन या अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं। ठीक है ना, तो जो सेशन न्यायाधीश है या अपर सेशन न्यायाधीश है जिनको अपॉइंट कौन करता है, उच्च न्यायालय, और जो सेशन खंड स्थापित किए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ये मैंने पहले वीडियो में, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो सेशन और अपर सेशन न्यायाधीश विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रोवाइजो बता दिया गया है, किंतु मृत्यु दंडादेश के उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए जाने की आवश्यकता है। अर्थात जब यह मृत्यु दंड देंगे किसी भी व्यक्ति को, किसके द्वारा दिया जाएगा, सेशन या अपर सेशन न्यायाधीश के द्वारा, तब वहाँ पर जो मृत्यु दंड दिया गया है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को भेजना होता है कि यहाँ पे मृत्यु दंड दे रहे हैं, आप इसको कंफर्म कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सेक्शन यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, जैसे इस सेक्शन के साथ आपको सब सेक्शन के साथ क्या पढ़ना है, सेक्शन 366
यहाँ पर क्या किया जाता है, जो सेशन न्यायालय या अपर सेशन न्यायाधीश जो होते हैं, वो यदि मृत्युदंड देते हैं किसी व्यक्ति को, तो वहाँ पर उसकी जो रिपोर्ट है, ऑर्डर है, ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट तैयार करके सेंड फॉर कंफर्मेशन ऑफ डेथ, ठीक है ना, हाई कोर्ट को भेजी जाती है। किस लिए? कंफर्म करने के लिए कि अब इनको डेथ पनिशमेंट दी जा सकती है कि नहीं। हमने तो यहाँ से दे दिया है, अब आप यहाँ से कंफर्म कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 366 के तहत ये रिपोर्ट भेजी जाती है। 368 के तहत हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया जाता है कि यहाँ पर जो दोष सिद्ध की गई है, डेथ पनिशमेंट दिया गया है, उसको दे दिया जाए या ना दिया जाए। यहाँ पर हाई कोर्ट के पास पावर है कि उसको चेंज भी कर सकता है या फिर उसको बरकरार रख सकता है कि हाँ इसे मृत्युदंड ही दिया जाए, या फिर कुछ और सेंटेंस, या फिर और कोई सेंटेंस देना चाहता है तो वहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, हाई कोर्ट कंफर्म करेगा। 366 में हाई कोर्ट को भेजना, 368 में कंफर्म किसके द्वारा किया जाए, हाई कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पे यदि हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म कर दिया गया है तो 413 अर्थात 413 ये सेक्शन जो है उसमें क्या बताया गया है कि एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस। तो यहाँ पर उसके जो आदेश दिया गया है, कोर्ट के द्वारा कंफर्म किया गया है, तो उसको एग्जीक्यूट करना अर्थात उस आदेश का निष्पादन करना, उसको डेथ सेंटेंस दे देना, उसको लटका देना फांसी पर, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 354 का सब सेक्शन 5 और जो फॉर्म नंबर 42 है सीआरपीसी में, जो लास्ट में दिया गया है फॉर्म, बहुत सारे दिए गए प्रारूप दिए गए हैं, उसमें देखेंगे। और 354 का सब सेक्शन 5 और प्रारूप संख्या 42, इसमें क्या बताया गया है कि जब फांसी दी जाती है किसी व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे सेक्शन आपको इस सेक्शन 28 के सब सेक्शन 2 के साथ आपको पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पे थर्ड आता है आपका, थर्ड सब सेक्शन, सहायक सेशन न्यायाधीश 10 वर्ष तक के कारावास का दंडादेश दे सकता है जो वृद्धि अपराध के। अब यहाँ पे जो सेशन न्यायाधीश और अपर सेशन न्यायाधीश तो किसी भी प्रकार का दंड दे सकते थे विधि जो प्राधिकृत है, लेकिन जो सहायक सेशन न्यायाधीश है वो 10 वर्ष तक का कारावास का दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत, अर्थात या तो ये 10 वर्ष तक दे सकता है, 7 वर्ष, 2 वर्ष, 3 चीज जो भी है, ठीक है ना, ये 10 वर्ष तक का कारावास इसको दे सकता है। कौन? सहायक सेशन न्यायाधीश। तो ये हो गया आपके किसके किसके पावर्स हो गए, सहायक सेशन न्यायाधीश, सेशन और अपर सेशन न्यायाधीश, और उसके बाद हाई कोर्ट, ये तीनों के पावर आप देख चुके हैं। अब यहाँ पे देखें जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो कितना पनिशमेंट दे सकते हैं किसी भी ट्रायल में। तो ये सेक्शन 29 में बता दिया गया है कि दंडादेश जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे। तो इसका फर्स्ट सब सेक्शन क्या कहता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय 7 वर्ष तक के अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वो 7 वर्ष तक का कारावास दे सकता है। इससे ऊपर जो सहायक सेशन न्यायाधीश है वो 10 वर्ष तक का कारावास दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। उसके बाद नेक्स्ट सब सेक्शन क्या कहता है कि जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है, वो अभी हमने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देखा, अब यहाँ पे जो जेएमएफसी अर्थात प्रथम वर्ग जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, ठीक है ना, तो 3 वर्ष तक का कारावास या 10,000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है। अभी तक हमने जिसने देखे, ठीक है ना, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, सहायक सेशन न्यायाधीश हो, उनमें जुर्माने का वो नहीं दिया गया है, तो वो जुर्माना कितना भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट में यहाँ पे फाइन का भी एक लिमिट लगा दी गई है कि जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है वो 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है या फिर 10,000 रुपये तक या फिर दोनों से दंडित कर सकता है। उसी प्रकार से देखें नेक्स्ट हमारा है द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट जो 1 वर्ष तक का कारावास या 5,000 रुपये तक या फिर दोनों से दंडित कर सकता है, ठीक है। उसके बाद मुख्य महानगर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय की शक्तियाँ और महानगर मजिस्ट्रेट को प्रथम वर्ग की शक्तियाँ होगी, अर्थात जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर ही होता है, अर्थात उन दोनों की जो पावर्स हैं वो सेम होगी। और जो महानगर मजिस्ट्रेट है वो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के बराबर रहता है, अर्थात जो महानगर मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन एरिया में महानगर मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जाता है, इनकी जो शक्तियां हैं वो किसके बराबर होगी, जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है उसके बराबर होगी, अर्थात 3 वर्ष तक का कारावास दे सकता है महानगर मजिस्ट्रेट,
प्लस 10,000 रुपये तक फाइन, या फिर दोनों। और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट है वो कितना कर सकता है, वो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के बराबर अर्थात 7 वर्ष तक का कारावास। तो यहाँ पे बता दिया गया है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो कितना दे सकता है, 3 वर्ष या फाइन या बोथ, ठीक है ना। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वो 7 ईयर्स तक फाइन प्लस या फिर बोथ, ठीक है ना। बोथ मतलब दोनों दे सकता है, या फिर फाइन या फिर 7 वर्ष तक इस है आपकी। उसके बाद सेक्शन 30, सेक्शन 30 क्या है आपका, जुर्माना देने में व्यतिक्रम, यहाँ पे व्यतिक्रम होगा, ठीक है ना। व्यतिक्रम होने पर कारावास, अर्थात यदि किसी व्यक्ति को जुर्माना का दंडादेश दिया गया है और वह जुर्माना देने में डिफॉल्ट करता है, चूक करता है, तो किसी मजिस्ट्रेट का न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर इतनी अवधि का कारावास निर्णीत कर सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो, ठीक है। तो यदि मान लीजिए जो डिफॉल्ट करता है वह व्यक्ति जिसको जुर्माने का दंडादेश दिया गया है, जुर्माना नहीं भरता है, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी कारावास दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय के द्वारा। परंतु यहाँ पे एक प्रोविजन दे दिया गया है कि धारा 29 के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्ति से अधिक नहीं होगी, अर्थात जो मजिस्ट्रेट की जो पावर्स बताए गए हैं 1 वर्ष 3 वर्ष, ठीक है, तो वहाँ पर उस उनके पावर से अधिक ऐसा कोई दंडादेश नहीं दे सकते हैं। उसके बाद जहां कारावास मुख्य दंडादेश के भाग के रूप में अधिनिर्णित किया गया है वहां उस कारावास की अवधि क्या 1/4 से अधिक नहीं होगी, अर्थात यदि मान लीजिए जो दंडादेश दिया गया है यदि कारावास भी है और फाइन भी था, ठीक है ना, तो जो कारावास दिया गया है उसका 1/4 से अधिक नहीं होगा जब वहाँ पे जुर्माने का दंडादेश दिया गया है और जुर्माना नहीं चुकाया जाता है तब, ठीक है। तो यदि मान लीजिए 4 वर्ष, सॉरी यहाँ पे मान लीजिए 2 वर्ष का कारावास दिया गया है, अब यहाँ पे इसके साथ जुर्माना भी लगाया गया है, जुर्माना यदि वह व्यक्ति नहीं देता है जिस पर जुर्माना लगाया गया है तो 2 वर्ष का 1/4, ठीक है, तो 1/4 भाग जितना भी आएगा तो वो 2 वर्ष के साथ जोड़ दिया जाएगा और उतना पनिशमेंट दे दी जाएगी। उसके बाद सेक्शन 31 में क्या बात किया गया है कि एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषित होने के मामलों में दंडादेश। अब मान लीजिए एक ही विचारण में किसी व्यक्ति के ऊपर कई अपराध लगाए गए हैं, ठीक है, कई अपराधों में दोषी किया गया है, तो उसमें जो दंडादेश है मान लीजिए किसी में 2 वर्ष का है, किसी में 3 वर्ष, किसी में 1 वर्ष, तो इन सब को मिलाकर क्या 5 वर्ष तक पनिशमेंट होगा या फिर अधिकतम जो 3 वर्ष है उसको उसमें पनिशमेंट दे दिया जाएगा। तो ये बताया गया आपको सेक्शन 31 में। तो क्लॉज 1 क्या कहता है, सबसेक्शन 1, जब एक विचार में कोई व्यक्ति 2 या अधिक अपराधों के लिए दोषी किया जाता है तब IPC अर्थात 1860 अर्थात भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ठीक है ना, जो आपने सेक्शन 71 IPC पढ़ेंगे सेम ऐसे वहाँ पे प्रोविजंस बताए गए हैं, तो उसके अधीन रहते हुए न्यायालय उसे उन अपराधों के लिए विहित विभिन्न दंडों में से उन दंडों के लिए जिन्हें दंड देने के लिए ऐसा करना सक्षम है दंडादेश दे सकता है। जब ऐसे दंड कारावास के रूप में हो तब यदि न्यायालय निर्देश ना दिया हो कि ऐसे दंड साथ साथ भोग जाएंगे तो ऐसे क्रम के बाद एक क्रम आरंभ जैसे। अब यहाँ पे क्या बता दिया गया है कि यदि मान लीजिए जैसे हमने बताया कि 1 वर्ष किसी एक विचारण में किसी व्यक्ति को 1 से अधिक अपराध में उसको दोषी किए गए थे, एक में 1 वर्ष का कारावास, एक में 2 वर्ष, एक में 3 वर्ष, ठीक है। यदि मान लीजिए यदि ऐसे न्यायालय ऐसा ऑर्डर कर देता है कि इस 3 वर्ष का कारावास कुल मिलाकर इसको भोगे जाएंगे, ठीक है, 3 वर्ष तक कारावास में रखा जाएगा उस व्यक्ति को, तो ठीक है। यदि मान लीजिए ऐसा कोई आदेश नहीं देता है, तीनों में दोषी कर देता है, तो इसके बाद क्या होगा, पहले 1 वर्ष भोगेगा, उसके बाद 2 वर्ष, उसके बाद 3 वर्ष, 3 2 5 एक 6 वर्ष, अर्थात टोटल वो 6 वर्ष तक का कारावास वह बिताएगा, ठीक है ना। तो कारावास में कितना 6 वर्ष यदि ऐसा निर्देश नहीं देता है तब। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है यदि कई अपराधों के लिए संकलित दंड उस दंड से अधिक है जो वह न्यायालय देने के लिए सक्षम है तो यह आवश्यक नहीं होगा कि अपराधी को उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचार के लिए भेजे। अब मान लीजिए जो मजिस्ट्रेट है अब उसके एक निश्चित पावर्स दी गई है कि हाँ इतने साल तक का कारावास आप दे सकते हैं, ठीक है। अब एक ही विचार में यदि कई अपराधों के लिए दोषी किया गया है और इस मजिस्ट्रेट के पावर से अधिक हो जाता है
वह पनिशमेंट देने का जो पावर है, ठीक है ना। या मान लीजिए 3 वर्ष है, या फिर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैसे हैं, वो 7 वर्ष तक का पनिशमेंट दे सकता है। और जो यहाँ पे जो कई अपराधों में दोषित किया जा रहा है, कुल मिलाकर 8 वर्ष हो रहा है। तब यहाँ पे इसके पावर से ज़्यादा वहाँ पे पनिशमेंट नहीं दे सकता, ऐसा है लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बता दिया गया है कि ऐसा कर सकता है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे कई अपराधों के लिए दोषी दिखा रहा है, एक अपराध के लिए नहीं कर रहा है, कई अपराधों के लिए कर रहा है। तो यहाँ पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ये जरूरी नहीं है कि उससे जो अपर कोर्ट्स हैं उनको भेजा जाए वह जो भी मामला है, ठीक है। तो वह स्वयं उस पनिशमेंट को दे सकता है, जिससे 8 वर्ष हो गया तो 8 वर्ष तक ही दे सकता है। परंतु यहाँ पे एक प्रोवाइजो दे दिए गए हैं कि किसी भी दशा में ऐसा व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के लिए दंडाधीश नहीं किया जाएगा। अर्थात यहाँ पर 14 वर्ष से, एक ही विचारण में कई अपराध हो गए, ठीक है। तो कई अपराध में यदि मान लीजिए 14 वर्ष से अधिक का दंडादेश हो जाता है तो वहाँ पर यह नहीं हो सकता, ठीक है। तो 14 वर्ष से अधिक का दंडादेश नहीं होना चाहिए, 14 वर्ष से कम का ही होना चाहिए, यहाँ पे एक प्रोवाइजो में बता दिया गया है।